Good morning, everyone. Today's topic is conservative force. It is very important for work, power, and energy. So, what is conservative force? A conservative force is said to be conservative if the work done by it on a particle that moves between 2 points A and B depends only these points' position and not on the path taken by the particle for the movement. It means if particle moves from A to B along first path and if it takes second path, then in the both condition, if the work done by the particle along the first path is equal to work done by the particle along to second path is equal, then we said the force is conservative. Okay. A conservative force has another property which can be derived from the above conditions also. Suppose that if particle moves from A to B along the first path and it returns back from B to A by the second path. So, if the force is conservative, then work done by the body along the path A to B is equal to work done by the body along the path B to A, but the direction is opposite, so this work done is equal to negative of this work done. So when we transfer this value towards left hand side, then we get work done through A to B plus work done through B to A is equal to 0. So we can say that the total work done for the closed path, यहाँ पे क्लोज पाथ का फॉर्म हो रहा है, यहाँ नहीं फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे मैंने अलग एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे बॉडी ए से मूव कर रही है बी अलॉन्ग पाथ ए और बी टू ए वापस आ रही है अलॉन्ग पाथ बी टू ए सेकेंड पाथ से. So if the total work done is 0, then we said a force is conservative. It means in other hand, a force is said to be conservative if the work it does on a particle move through a closed path is 0. Clear? इसी को और एग्जांपल से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो जैसे कहा जाता है, एग्जांपल हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, तो हाउ कैन वी प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको बताना है. तो इसके लिए आपने एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे इसका पाथ का, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा. बहुत सिंपल है कि एक आपकी हिल है जिसकी हाइट h है और ये एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. इस ऑब्जेक्ट को आप इस हाइट पे लेके जाना चाहते हैं. तो हमारे पास इस हिल के लिए 3 डिफरेंट वेज थे. फर्स्ट हमारी स्टेयर्स थी, ये ईच स्टेयर की हाइट सपोज दैट स्मॉल h है, ठीक है, और स्टेयर का जो फ्लैट पोर्शन है इसकी डिस्टेंस, इसकी विड्थ x है. वेट ऑब्जेक्ट को लेके जाना चाहते हैं तो वेट mg लगेगा, ठीक है. तो आपको क्या करना था, इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है इसे आप इस हाइट तक लाना चाहते हैं. डिस्टेंस से आपको मतलब नहीं है. आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ लाइए, मैं बोल रहा हूँ कि इसको इस हाइट पे लेके जाइए. तो हाइट पे अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो टोटल हाइट हम यहाँ पे भी ला सकते हैं, डायरेक्टली ला सकते हैं. आप इसको इस पाथ से भी ला सकते हो, ठीक है. हमारा एम जो था वो ये नहीं था कि इसे यहाँ लाना है, हमारा एम था इसे आप h हाइट पे उठाइए. तो इसको h हाइट पे लाने के लिए आप डायरेक्टली ला सकते हैं. तो अगर आप स्टेयर्स की हाइट को देखेंगे तो सबकी सारी स्टेयर्स की जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू वेट आपका mg लगा. तो वेट अगर mg लग रहा है तो इसे अप होल्ड करने के लिए, अप पुश करने के लिए आपको इसी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. ओके. और ये अगर पॉजिटिव है तो ये फिर आपको नेगेटिव सपोज करना पड़ेगा. इफ़ mg इज़ पॉजिटिव देन f एक्सटर्नल जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई कर रहा है
वो फोर्स क्या होगा, एफ एक्सटर्नल। और एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखूँगा तो ये माइनस एम जी के इक्वल होगी। ओके, सो वर्क डन फॉर्मूला इज एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, हाइट एच के इक्वल। सो आप अगर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो एफ एक्सटर्नल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज सेम, so f external into h into cos 0, so we get f external into h. Okay, and the value of f external force is minus mg, so work done by external agent is minus mgh along this path. Okay, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर से अगर मैं बोलता यहाँ पे एक स्लाइड है इस टाइप में, ठीक है, अभी भी स्लाइड की हाइट कितनी है, h है, ठीक है, और जो ये आपका ऑब्जेक्ट था मास m है, वेट इसका mg लग रहा है, और आप इसे स्लाइड के थ्रू ऊपर लेके जाते हैं f फोर्स से। सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। सो आप जब आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए x कर लिया और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपने h किया, तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स निकाला, वर्क निकाला था, तो यहाँ भी वर्टिकल की बात करते हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू आपकी f है, ठीक है। तो इसको अगर हॉरिजॉन्टल ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगी, f cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, f sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर आप ऐसे मूव कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पे ही अगर ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में इस चेयर से लेके जाता तो ये एफ एक्सटर्नल मैं यहाँ पे ऐसे लगाता, और हॉरिजॉन्टल से अगर इसका एंगल थीटा था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या हो जाता, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर जो आप एफ एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं वो एफ साइन, यहाँ पे एफ साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल थी, माइनस एम जी के इक्वल थी। सिमिलरली यहाँ पर आइए, यहाँ पे भी देखिए एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, बॉडी की वेट एम जी के इक्वल। सो अगर आप वर्टिकल वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं तो फिर से एफ साइन थीटा डॉट या फिर मल्टीप्लाई बाय एच। अब इधर देखिए इसका वेक्टर और इसकी डायरेक्शन दोनों हमारे पैरेलल हैं, तो इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और अगेन एफ साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस एम जी के इक्वल। तो देखिए दोनों ही पास से वर्क डन की वैल्यू क्या निकल रही है, सेम निकल रही है। हाँ, कन्वीनियंट किस में होगा, कन्वीनियंस आपको किस में होगी, कन्वीनियंस आपको इसमें होगी कि इसमें होगी। अब इसमें और इसमें कन्वीनियंस का तो फ्रिक्शन से आ जाता है, यहाँ फ्रिक्शन आपका ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये बॉडी, ये जो सरफेस है ज़्यादा रफ है, और फ्रिक्शन किधर लगता है, अगर आप देखेंगे तो जब आप चलेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड फ्रिक्शन लगेगा। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड फ्रिक्शन होगा इसकी वजह से आपको राइट हैंड साइड एफर्ट लगाना होगा। सो आपको इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपका फ्रिक्शन कम हो गया क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप स्लाइड यूज़ करते हैं तो कन्वीनियंटली बॉडी को ले जाते हैं, और जब आप स्टेयर्स यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, बट यहाँ पे आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो एफर्ट्स जो आपके ज़्यादा लगते हैं वो ड्यू टू हाइट नहीं लगते, वो बेसिकली आपके सरफेस के नेचर से लगते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो एक्स्ट्रा एफर्ट आपका लगता है वो लगता है। आई होप कि कंजर्वेटिव फोर्स आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो व्हाट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे फोर्सेस जिसमें क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव A force is said to be non-conservative if the work done by it on a particle
that moves between 2 points depends upon the path taken for the movement is called non-conservative. For an example आपका सबसे सिंपल है, मैंने अभी बताया था फ्रिक्शन. डिफरेंट सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता. इट मीन्स अगर आप एक शाइनी सरफेस पे 10 मीटर मूव करोगे तो वर्क डन अलग होगा, और एक शाइनी सरफेस और एक रफ सरफेस पे 10 मीटर मूव करेंगे तो फ्रिक्शन आपका अलग होगा, जिससे वर्क डन अलग होगा. सो फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. इसके बाद आपका एक थर्ड और बात करते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रल फोर्स का नेम देते हैं. सेंट्रल फोर्स जो आपका है वो क्या है? द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड सेंटर इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स. जैसे जस्ट लाइक अ फॉर एन एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बिटवीन लगता है एंड टूवर्ड्स लगता है. सिमिलरली अगर मैं दो चार्ज लेता हूँ तो दोनों चार्जेस के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा वो उनके सेंटर से लगता है. ठीक है. तो बोथ द फोर्सेज आर, इट मीन्स कूलॉम्बिकल फोर्सेस, कूलॉम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ द फोर्सेज आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्स. क्लियर. जो आपके न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो नॉन सेंट्रल होते हैं. ठीक है ना. सेंट्रल फोर्स की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, कैसे पहचानेंगे? अ सेंट्रल फोर्सेज एज दीज फोर्सेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स और पॉइंट चार्जेस. इन दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करिए, इसी देखिए लाइन में ही ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन है, इसी लाइन में ही दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन है, इस लाइन में ही दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन है. तो बोथ द फोर्सेज आर कॉल्ड कूलॉम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, बोथ द फोर्सेज आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो सेंट्रल नहीं होता, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग हो जाती है. ठीक है. तो आई होप कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आए तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू.